हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं गणित में पाठ 1 परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम गणित का किताब देख लेते हैं। ये हमारा गणित का किताब है कक्षा 8वीं का, और उसका हम पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। पहले पाठ में हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से कुछ भाग कट किए गए हैं, तो आप लोगों को भी पेंसिल से कट कर लेना है। ये वाला भाग हमें पढ़ना नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इन्हीं संख्याओं के समूह के बारे में जानकारी देने वाला वीडियो बनाई हूँ, वो आप लोगों को बना लेना है, क्योंकि वो आगे कक्षा 9वीं 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ का ये टॉपिक कैंसिल करना है, नीचे जो ये टॉपिक दिया है ये भी कैंसिल करना है, और नेक्स्ट पेज पर जो हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 आ रहा है ये भी हमारा कैंसिल है। तो सीधे हमें कौन सा भाग देखना है? परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे, और उसके साथ साथ आज हम हल करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2 के पहले से लेके 10वें तक के सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ये नियम समझना है, तो इसको अच्छे से लिख के हम समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का आओ जाने वाला भाग, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैं संख्याओं के प्रकार के बारे में समझा चुकी हूँ, और उसमें हमने परिमेय संख्या का परिभाषा भी पढ़ा है। परिमेय संख्या जो होती है वो m/n के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ m और n पूर्णांक संख्याएं हैं और n जो है वो शून्य नहीं होता है। उसी को लेकर ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। उसी को लेकर आगे यहाँ आओ जाने में बोला है कि परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध बताइए। मतलब अगर दो संख्याएं आपके सामने हैं, जैसे कि a/b ये m/n के रूप में लिखा है, c/d ये भी m/n के रूप में लिखा है, और साथ में बोला गया है कि जो b और d है वो धनात्मक होने चाहिए, मतलब ऋण का चिन्ह अंश में लगाओ, नीचे नहीं लगाओ, ऐसा दिया है। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं में तुलना करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बताना है। ये बताने के लिए यहाँ पर इसी a/b और c/d सामान्य स्वरूप में परिमेय संख्या लेकर सूत्र बनाया गया है। सूत्र में क्या करना है? आपको तिरछे गुणा करना है। अगर दो परिमेय, एक परिमेय इधर और एक परिमेय यहाँ लिखा है, तो सीधे आप तिरछे पहले वाले का अंश और दूसरे वाले का हर गुणा करेंगे, एक जोड़ी आएगा जिसको a/d कहते हैं, वो लिख लेना है। और उसके बाद दूसरे वाले का अंश और पहले वाले का हर से गुणा करना है, c/b करना है, और फिर दोनों में देखना है कि क्या आता है। अगर a/d छोटा है b/c से, तो पहला परिमेय a/b छोटा होगा c/d से। और दूसरा पॉइंट आएगा कि यदि a/d बड़ा हो गया b/c से, तो a/b यानी पहला जो परिमेय है बड़ा हो जाएगा c/d से। और यदि a/d बराबर है b/c से, तो दोनों परिमेय संख्या बराबर होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के आधार पर अब हम प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल करते हैं। तो प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल जो है, हम तो अब तक जो जानकारी पढ़े हैं ना उस पर आधारित है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैं जो समझाई हूँ उस पर आधारित है। कुछ सवाल हमें इस सूत्र से मिलते जुलते मिलेंगे। तो सबसे पहले अब हम हल करते हैं कि क्वेश्चन 1 का प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित करें। पहला है ऋण 7 और ऋण 2 में छोटा बड़ा बताएं। तो बच्चों, जब भी ऋणात्मक संख्याएं आए और दोनों में भी ऋण लगा हो और पहचानना हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इतना जान लो कि जो इनमें से छोटी संख्या हमें महसूस होती है, वास्तव में देखा जाए तो 2 बिना चिन्ह के 2 7 से छोटी है, लेकिन ऋण लगते ही ऋण उसको उल्टा काम कर देती है। जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा। तो ऋण 2 मेरे लिए क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, और ऋण 7 छोटी हो गई है। तो इसलिए हम लिखेंगे ऋण 7
छोटा है ऋण 2 से। तो इसमें ज़्यादा कुछ हल करना ही नहीं है। आप जैसा कि जानते हो, अगर आपको मालूम है सब, तो आप झट से इसको उत्तर लिख दीजिए। अब हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको फेयर में लिख लीजिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हम देख रहे बच्चों, जो है ना शून्य है और शून्य के साथ ऋण 9/5 पर है। आप लोगों को बताया गया था कि शून्य के दाहिने तरफ सभी धनात्मक बड़ी संख्याएं होती हैं, शून्य की बाईं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं। तो यहाँ कोई भी संख्या हो, अगर वो ऋणात्मक है और शून्य से तुलना है, तो बहुत आसान हो जाता है। ऋण संख्या से शून्य सदैव बड़ी होती है, इसलिए हम लिख देंगे शून्य बड़ा है ऋण 9/5 से। तो ये बहुत ही आसान हो गया लिखना। और पुनः तीसरा सवाल देख रहे हैं, तो यहाँ पर 8/7 है लेकिन धनात्मक है और ये शून्य है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हर धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, इसलिए 8/7 जो धनात्मक है वो बड़ी हो जाएगी शून्य से। आपको चिन्ह भी ध्यान से लगाना है। अब चौथा सवाल भी खास है। इसमें ऋण 5/4 और 1/4 दिया है। तो एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो दोनों में भी जो ऋणात्मक संख्या है वो छोटी हो जाएगी, धनात्मक बड़ी हो जाएगी, क्योंकि धन वाली संख्या बड़ी होती है। तो ऋण 5/4 यहाँ से छोटी लगा देंगे 1/4 से, तो 1/4 बड़ा हो गया ऋण 5/4 से। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं, पांचवा। 40/29 और 141/29 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में खासियत ये है कि हर समान है। हर समान है तो हमने जो ये नियम अभी पढ़े हैं ना, उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हर समान है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जो 40 और सिर्फ 141 आपके सामने हो, तो 40 जो है छोटा है 141 से। तो अब उसमें हम 29 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, इसलिए लगाते हुए 40/29 दोनों पक्षों में भाग देंगे, छोटा हो जाएगा 141/29 से। तो ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर 141/29 जो है वो बड़ा है, क्योंकि इस हम जो भी क्रिया कर रहे हैं दोनों पक्षों में समान कर रहे हैं, इसलिए उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये पांचवे का हमारा उत्तर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले पेज पर हम चलते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। छठवां सवाल दिया गया है, देख रहे हैं इसमें ऋण 17/20 है और ऋण 13/20 है, फिर हर समान है। तो हर समान जब भी हो तो हमें ऊपर वाले अंश को पहले तुलना कर लेना है, क्योंकि हर समान जब भाग देंगे दोनों में तो कोई अंतर नहीं होगा। अब ये ऋण वाली संख्या दोनों है, तो जैसे देखने में आपको लगता है कि 13 छोटी है 17 बड़ी है, लेकिन जैसे ही ऋण लग जाता है, जो छोटी दिख रही है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी दिख रही है वो छोटी हो जाती है। तो ऋण 13 बड़ा हो गया ऋण 17 से, ऋण 17 छोटी हो गई। अब 20 जो है दोनों तरफ होने से, यानी यहाँ भी बटे में 20 है, यहाँ भी बटे में 20 है, तो क्रिया समान होने से हम भाग दे देंगे ऋण 17/20, छोटा होगा ऋण 13/20 से। हर समान होने के कारण जो क्रिया कर रहे हैं उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया हमारा वो सूत्र लगाने का समय। जो हम सूत्र ये पढ़े थे, ये वाले सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि A/B और C/D दिया हो तो AD और BC पहले निकालना है, A×D और B×C पहले निकालना है। तो ये हम निकालते हैं, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, D है, तो A और D का गुणा करना है। तो हम पहले गुणा करते हैं, 15 × 16 बराबर कितना होगा, तो 16×5 80 हो गया, 0 हासिल 8 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24, 240। इसको नंबर 1 डाल दो और फिर 12×7 करो, ये तिरछे, तो कितना आया 84। इसको नंबर 2 डाल दो
तो अब इसमें तुलना करो कि कौन बड़ा हो गया। ये हमारा इस तरह से है, AD जो हो गया, परंतु क्या हो गया, लिखो यहाँ पर, परंतु 240 जो है बड़ा है 84 से। इसका कारण लिखोगे 1 और 2 से। तो इसलिए 240 मतलब 15 और 16 का गुणा जो है वो बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 15/12, इसलिए 15/12 बड़ा हो गया है 7/16 से। ये A/B है और ये C/D है। आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो आप पेंसिल से यहाँ A, B और ये C और D लिख सकते हैं। तो देखो A गुणे D किया, 15 × 16 = 240, नंबर 1 डाल दिया। और उसके बाद C गुणे B किया, 12 × 7 किया, 84, नंबर 2 डाल दिया। 1 और 2 का तुलना किया तो A गुणे D क्या है हमारा 240। A गुणे D बड़ा है B गुणे C, 84 कहाँ है B गुणे C से, B गुणे, तो जो A गुणे D बड़ा हो जाए B गुणे C से तो नियम चेक कर लो। नियम याद नहीं हुआ तो देख लो, A गुणे D बड़ा है B गुणे C से, तो A/B बड़ा हो जाता है C/D से। तो A/B हमारा क्या है 15/12, इसलिए 15/12 बड़ा है 7/16 से। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर पूरा हो गया। ऐसे ही आसान से है ये सवाल, नियम लगाकर करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा समझ में। नेक्स्ट यहाँ आप चलते हैं, यहाँ भी ये A है, ये B है, ये C है, D है, A/B और ये C/D है। आपको नहीं समझे तो पेंसिल से यहाँ A और ये B लिख सकते हो, यहाँ C और यहाँ D लिख सकते हो। तो अब मैं A और D का गुणा करूँगी, चाहिए आपको लिखने के लिए तो इस तरह से लिख सकते हो, A गुणे D बराबर -25 × 4 बराबर -100, नंबर 1 डाल दो। फिर C गुणे B करो, C गुणे B बराबर क्या आएगा -9 × 8 बराबर -72, नंबर 2 डाल दो। 1 और 2 से तुलना किया तो आपको क्या मिल रहा है -100 और -72 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो अगर ऋण छोड़ दो तो देखने में 100 बड़ी लग रही है, लेकिन 100 में लग गया ऋण, तो जो बड़ी है वो छोटी हो गई, जो छोटी दिख रही है वो बड़ी हो गई। तो जो -100 है हमारा, -100 वो छोटा हो गया -72 से। -72 बड़ा है, तो -100 हमारा क्या है, -100 क्या है A गुणे D, अर्थात हम लिख सकते हैं A गुणे D छोटा हो गया -72 क्या है C गुणे B से। तो नियम से यदि A गुणे D छोटा हो C गुणे B से तो जो A/B है वो छोटा हो जाएगा C/D से। इसलिए -5/8 छोटा है -9/4 से। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लीजिए। अब आखिरी 2 सवाल पर जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी हमने सूत्र का उपयोग किया है, यहाँ भी सूत्र का उपयोग किया है। ये हमारा यहाँ पर A गुणे D था, ये B गुणे C था, यहाँ पर ये A गुणे D और B गुणे C है और उसका तुलना किया है। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी 2 नियमों का वापस उपयोग किया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये A हमारा है और ये B है, ये C है और ये D है। नियम के अनुसार गुणा करना शुरू करो। A गुणे D बराबर होगा 12 × 5 बराबर होगा 60, नंबर 1 डाल दो। फिर निकालो C गुणे B बराबर होगा 3 × 15 बराबर 15 × 45, नंबर 2 डाल दो। 1 और 2 से हमें क्या मिला कि जो 60 है बड़ा है 45 से, अर्थात A गुणे D बड़ा हो गया C गुणे B से। तो जब A गुणे D बड़ा हो जाता है C गुणे B से तो A/B, इसलिए A/B बड़ा हो जाता है C/D से। तो इसलिए हमारा उत्तर भी आ गया 12/15 बड़ा है 3/5 से।
तो आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आखिरी हम 1.2 के चल रहे हैं सवाल पर। यहाँ पर ऋण 7/11 और ऋण 3/4 में तुलना करने के लिए बोला है। तो ये करने के लिए सबसे पहले चाहिए तो आप लोग इसको ए से लिख लीजिए, ये बी है और ये सी है और ये डी है, और फिर गुणा करिए ए गुणे डी। ए क्या है हमारा ऋण 7, डी क्या है 4, तो आ गया ऋण 28, नंबर 1 डाल दो। और फिर सी जो है ऋण 3, सी गुणे बी करोगे तो ऋण 3 गुणे 11 बराबर होगा ऋण 33, नंबर 2। और 1 और 2 से तुलना करो और बताओ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखने में 33 लग रहा है ना तुम्हें बड़ा 28 से, लेकिन 33 पे लगा है चिन्ह ऋण, तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और ऋण 28 क्या हो जाएगी, जो छोटी दिख रही थी वो बड़ी हो जाएगी। तो हमारा जो है ऋण 28 बड़ा है ऋण 33 से। ऋण 28 हमने क्या माना था, ए गुणे डी, बड़ा है ऋण 33 जो है सी गुणे बी माना था। तो इसलिए ए गुणे डी बड़ा हो गया सी गुणे बी से, तो इसका मतलब है ए बटे बी बड़ा है सी बटे डी से। इसलिए ए/बी हमने क्या माना है, ऋण 7/11 बड़ा है ऋण 3/4 से। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरा वो प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल देख लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 सवाल हमने सूत्रों की सहायता से किया, बहुत ही आसान है। अच्छे से इसे समझ कर करोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।